स्वागत है आपका किशन FMYT में स्टोरी पार्ट 1 एपिसोड 1 से 10 रिबर्थ ऑफ हुक्म रानीसा। राजस्थान के एक बहुत ही बियर जगह पर एक हवेली नुमा खंडार बना हुआ था, जो कि देखने में किसी भूतिया हवेली से काम नहीं था। ये जगह दिन में ही इतनी ज्यादा भयानक दिखती थी, तो कोई भी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करता था। इस वक्त रात का समय था। वह खंडहर नुमा हवेली और भी ज्यादा भयावह दिख रही थी। उसके चारों तरफ जंगली पेड़ पौधे लगे हुए थे, जो कि उसको और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जो कि रात को और भी ज्यादा काला दिखा रहे थे। हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, और साथ में बिन मौसम की बारिश भी हो रही थी। बिजलियां जोर जोर से कड़क रही थी, जैसे कि वह किसी का दर्द बयां कर रही हो। इस खंडहर के एक सबसे अंदर वाले कमरे में एक लड़की जमीन पर बेदर्दी ढंग से पड़ी हुई थी, और उसकी हल्की हल्की सिसकियां की आवाज आ रही थी। उस लड़की की भले ही ज्यादा खराब हालत थी, लेकिन फिर भी वह दिखने में किसी परी से काम नहीं लग रही थी। उसके पुरानी कपड़ों पर धूल मिट्टी और गंदगी लगी हुई थी, फिर भी वह उसकी सुंदरता को कम नहीं कर पा रही थी। तभी इस कमरे का दरवाजा खुलता है, और सामने एक 50 से 55 साल की औरत खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी, और उसके साथ ही एक और 22 से 25 साल की लड़की खड़ी हुई थी। अरे अरे बेटा, आपको हुआ क्या है? आप ठीक तो हो ना? हमें लगता है कि आप पिछले 1 साल से यहाँ पर मजे कर रहे होंगे, है ना? आपकी चाची जी ने आपका अच्छे से ख्याल तो रखा ना? कोई कमी तो नहीं रखी होगी? वह लड़की जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी, आवाज सुनकर उस दिशा में देखती है, तो उसके चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान आ जाती है। और जब वह उसके पीछे खड़ी हुई उस लड़की को देखती है, तो उसकी आंखों में निराशा और नफरत एक साथ झलक आते हैं। वह थोड़ी कर्कश और दबी हुई आवाज में बोलती है, आप हमें अब और क्यों जिंदा रखना चाहती हैं? मार क्यों नहीं देते आप हमें? हम जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। जो कुछ भी आपको चाहिए था, वह आपको मिल गया होगा। जाने दीजिए हमें यहाँ से। नहीं बनना हमें किसी भी खानदान की बहू। नहीं बनना हमें हुक्मरानी सा। हम अनाथ थे और अब वही बनकर रहना चाहते हैं, या हमें इस जिंदगी से रिहा कर दीजिए। दम घुट रहा है हमारा यहाँ पर, प्लीज प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। आजाद कर दीजिए हमें यहाँ से। मौत चाहिए हमें। उद्धरण चिन्ह। उसकी ऐसी निराशा भरी बातें सुनकर सामने खड़ी हुई वैदेही सिंह राजपूत के चेहरे पर एक घृणा भरी मुस्कान आ जाती है। ईशानी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? पिछले 1 साल से हम यहाँ पर आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि आपके यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। इतने दिनों तक आपको इस तरह से तकलीफ में रखना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। ईशानी अपने सामने खड़ी हुई उस मक्कार औरत को देखती है, जिसे कभी उसने अपनी माँ जैसा समझा था। सही कहते हैं लोग, कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी पर विश्वास कर रहे हैं, तो एक बार उसे परख जरूर लेना चाहिए। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे एक बार फिर से उस जवान लड़की की आवाज सुनाई देती है। अरे आंटी, आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हैं? बता क्यों नहीं देती है आप इसे, ताकि हमारा भी समय कम बर्बाद हो। वैसे भी मुझे पार्लर जाना है। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? वैसे भी तुम कौन सा उस सिद्धार्थ से प्यार करती हो? माना कि तुम्हारी शादी उससे हो गई है, लेकिन जब तक इसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, तब तक तुम उसकी ऑफिशियल वाइफ नहीं बन पाओगी। इसलिए तो आज हम यहाँ पर आए हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वैदेही जी ईशानी की तरफ देखकर कहती है, हाँ तो थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रही थी ईशानी? तुम्हें मौत चाहिए है ना? तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारी इस नरक की जिंदगी को अब खत्म करने के लिए ही आए हैं। सिद्धार्थ अपने वादे के अनुसार तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकता था,
लेकिन पिछले 1 साल से तुम यहाँ पर कैद हो, जिससे कानून को यह मानने में अब ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं होगी कि तुम मर चुकी हो या फिर तुम कहीं ऐसी जगह पर चली गई हो जहां पर से तुम वापस नहीं आना चाहती हो। 6 महीने तक अगर किसी की वाइफ वापस लौटकर नहीं आती है तो उसका डाइवर्स ऑटोमेटिकली कोर्ट के द्वारा कंसिडर कर दिया जाता है। ये बात तो आपको पता ही होगी। 6 महीने पहले ही नव्या और सिद्धार्थ की शादी हो गई है। सॉरी, हम ये बात आपको अब बता रहे हैं तो खुश हो जाए, आखिरकार उसने उससे शादी कर ही जिससे वह प्यार करते थे। हालांकि उस बेचारे को यह नहीं पता है कि जिसे वह अपने बचपन का प्यार समझ रहा है वह कोई और नहीं बल्कि मेरा ही प्लान किया हुआ एक मोहर है। जैसे ही नव्या नई हुक्मरानी सा घोषित कर दी जाएगी, उसके 1.5 या 2 महीने बाद ही हम सिद्धार्थ को भी, आप समझ रही हो ना कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अपने पति के बारे में ऐसी बात सुनकर भी अब ईशानी के दिल में कोई भी दर्द या तकलीफ नहीं बची थी। इस वक्त वह कुछ चाहती थी तो वह बस अपनी मौत चाहती थी, जो कि इस नर्क जैसी जिंदगी से तो कई गुना अच्छी थी। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं बचे थे, ना ही खुशी के ना ही गम के। जिसकी शादी जयपुर के शाही खानदान में हुई थी, ऑर्फनेज में जो दादाजी उसकी देखभाल किया करते थे, उन्होंने ही उसकी शादी अपने दोस्त के पोते के साथ फिक्स कर दी थी। शादी के बाद ही ईशानी को ये पता चला था कि जिस घर में उसकी शादी हुई है वह कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि एक राजघराना है। वहां पर उससे कोई भी खुश नहीं था। कोई भी यह नहीं चाहता था कि एक अनाथ लड़की को जयपुर की हुक्मरानी सा बनाया जाए। यहाँ तक कि सिद्धार्थ भी इस शादी के खिलाफ था। वह भी ईशानी से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन दादाजी के सामने उसकी एक न चली, उसने ना चाहते हुए भी फिर ईशानी से शादी कर ली थी। शादी के बाद उसने ईशानी को कभी भी अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया था और हमेशा ही उससे दूरी बनाए रखता था। वह उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था। बात तो छोड़ो, उसे देखना तक नहीं जानता था। ईशानी अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके ऊपर कुछ गीला गीला उसे महसूस होने लगता है। वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो वैदेही जी उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे थे। ये देखकर भी ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं देते हैं। नव्या फिर अपने पर्स में से लाइटर निकलती है और उसे जलाकर ईशानी के ऊपर डाल देती है। आमतौर पर जब किसी को जिंदा जलाया जाता है तो वह जोर जोर से चिल्लाता है और रहम की भीख मांगता है कि उसे बचा लिया जाए। लेकिन ईशानी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वह जल रही थी, तड़प रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलने दी थी। आग धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। उसी के साथ साथ बाहर हो रही बारिश भी और तेज होती जा रही थी। यह बारिश ही शायद उसके दर्द को बयां कर रही थी। बिजलियां और जोर जोर से कड़क रही थी। उसी के साथ ही ईशानी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। नव्या फिर अपने पर्स में से लाइटर निकलती है और उसे जलाकर ईशानी के ऊपर डाल देती है। आमतौर पर जब किसी को जिंदा जलाया जाता है तो वह जोर जोर से चिल्लाता है और रहम की भीख मांगता है कि उसे बचा लिया जाए। लेकिन ईशानी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वह जल रही थी, तड़प रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलने दी थी। आग धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। उसी के साथ साथ बाहर हो रही बारिश भी और तेज होती जा रही थी। यह बारिश ही शायद उसके दर्द को बयां कर रही थी। बिजलियां और जोर जोर से कड़क रही थी। उसी के साथ ही ईशानी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। जोधपुर के एक अस्पताल के एक रूम में बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसके सर पर और हाथ पर कुछ पट्टियां बंधी हुई थी और साथ में उसकी हालत भी थोड़ी बिगड़ी हुई थी। वह लड़की धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। उसे सब कुछ बहुत ज्यादा धुंधला दिखाई दे रहा था।
वह एक बार अपने हाथों को अपने आप पर रखकर उसे मसलकर फिर वापस से देखने की कोशिश करती है तो इस बार उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक वाइट कलर का कमरा था, जो कि हॉस्पिटल जैसा दिखाई दे रहा था। वह जी बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह भी वाइट कलर का था। वह अपना सर घूमर साइड में देखती है तो वहां पर कुछ दवाइयां रखी हुई थी और कुछ इंजेक्शंस भी रखे हुए थे। तभी उसे रूम का दरवाजा खुलता है और एक 50 साल की औरत अंदर एंट्री करती है। उन्होंने इस वक्त एक सिंपल पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वह औरत दिखने में काफी ज्यादा एलिगेंट दिखाई दे रही थी। अपनी बालों को उन्होंने जुड़े में बनाया हुआ था और कानों में मोती के इयररिंग्स पहने हुए थे। साथ में हाथों में सिंपल चार चार चूड़ियां पहनी हुई थी जो कि सोने की थी। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उनके हाथ में इस वक्त कुछ दवाइयां थी जो कि शायद वह बाहर से लेकर आई थी। ईशानी उन आंटी को अपने सामने देखकर एकदम से हैरान रह जाती है। और उससे भी ज्यादा वह सरप्राइज्ड इस बात से होती है कि वह जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 1 साल से जिस दर्द को वह जी रही थी वह आखिरकार खत्म हो गया था, उसकी मौत के साथ। जो दर्द उसने मरने से पहले सहन किया था, वह दर्द उसे अभी याद था। इतना दर्द सहने के बाद भी वह जिंदा कैसे हो सकती है? वह ये सब सो ही रही थी कि तभी उसे इस औरत की आवाज सुनाई देती है। ईशानी बेटा, अभी आप कैसी हो? आपको कहीं पर कोई दर्द दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमें बता सकती हैं, हम अभी डॉक्टर को बुला देते हैं। उनकी आवाज सुनकर ईशानी और भी ज्यादा सदमे में आ जाती है और वह अपना दूसरा हाथ आगे बढ़कर अपने आप को चिकोटी काटती है, जिससे उसे दर्द हो रहा था। और अगर उसे दर्द हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह जिंदा है। उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या जो दर्द वह पिछले 1 साल से जी रही थी वह सब एक सपना था? या फिर अभी वह जो कुछ देख रही है वह एक सपना है? उसके सामने खड़ी हुई औरत दोबारा से ईशानी की तरफ देखकर कहती है, बेटा आप ठीक तो हो ना? उसे औरत की आवाज सुनकर ईशानी एकदम से अपने होश में आती है और सामने खड़ी हुई उसे औरत को स्माइल करते हुए देखते हैं। आखिर पिछले 1 साल से उसने किसी अपने को नहीं देखा था जो उसकी सच में और जेन्युइनली परवाह करता हो। उन आंटी को वह अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आंटी, हम बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वैसे क्या आप हमें आज की डेट बता सकते हैं? ईशानी ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वह जानना चाहती थी कि आज की डेट क्या है। कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रही है। निकिता आंटी ईशानी का ये सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाती है। लेकिन तभी उनकी नजर ईशानी के सर पर लगी हुई चोट पर जाती है। न जाने क्यों लेकिन उनके दिल में एक दर्द सा उठना है। लेकिन वह अपने दर्द को अपने चेहरे पर नहीं आने देती है और ईशानी की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, बेटा आज 15 अक्टूबर 2023 का दिन है। जैसे ही ईशानी आंटी की यह बात सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने मन में की सोचती है, इसका मतलब यह है कि हम 1.5 साल पहले आ गई है। हमारा सच में पुनर्जन्म हुआ है। ये याद आते हैं वह जल्दी से निकिता आंटी की तरफ देखती है। निकिता आंटी, क्या महल में कुछ हुआ है? निकिता आंटी ईशानी को बचपन से ही जानती थी। जब भी ईशानी किसी भी प्रॉब्लम में होती थी तो एक निकिता आंटी ही होती थी जो हमेशा ही उसकी मदद करती थी। वह कहीं भी हो, उसे कोई भी परेशानी हो, निकिता आंटी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। इसलिए उन्हें ईशानी के बारे में हर एक बात पता थी। हाँ बेटा, अंकल की तबीयत खराब हो गई है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। आपको याद नहीं है? आपको जब ये बात पता चली थी तो आप उनसे मिलने के लिए जा रही थी और आपका भी एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आप इस वक्त अस्पताल में हैं। हमें लगता है कि आपको थोड़े दिन यहाँ पर रहना चाहिए, उसके बाद हम साथ में चलेंगे महल। तब तक के लिए आप आराम कर लीजिए। बात सुनकर तो अब ईशानी को यकीन हो गया था कि यह उसका पुनर्जन्म ही है।
क्योंकि यह सारी घटना पहले भी उसके साथ हो चुकी थी। जब वह दादरी से मिलने के लिए जा रही थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे टाइम पर निकिता आंटी की थी जो उसे यहाँ अस्पताल में लेकर आई थी। जैसे ही वह अपनी बेहोशी से उठी थी वह तुरंत ही महल जाने के लिए निकल गई थी। क्योंकि उसे सच में दादाजी की बहुत परवाची एक वही थे उसे महल में जो कि उसकी परवाह करते थे और उसे पसंद करते थे। वह जल्दी से अपने हाथ में लगी हुई ग्लूकोज की बोतल की सुई को अपनी हाथ में से निकलती है और निकिता आंटी की तरफ देखकर कहती है, निकिता आंटी आप बहुत अच्छी हो। आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, जब भी मुझे जरूरत पड़ी है तब आप मेरे साथ खड़ी रही हो। थैंक यू सो मच, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। इतना कहने के बाद ईशानी तुरंत ही बेड से खड़ी होती है और महल जाने के लिए निकल जाती है। उसे अभी दादाजी की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि जब लास्ट टाइम वो उनसे मिलने के लिए गई थी तब सिद्धार्थ ने उसे उनसे मिलने नहीं दिया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। लगभग आधे 1 घंटे बाद वह उससे महल के आगे खड़ी थी, जो कभी उसका ससुराल हुआ करता था। वैसे ससुराल तो हो उसका आज भी था, लेकिन अब उसके दिल में कोई भी फीलिंग्स बची नहीं थी इस जगह के लिए। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचती है वहां पर खड़े हुए सैनिक उसे सर झुकाकर अभिवादन करते हैं और अंदर जाने के लिए दरवाजा खोल देते हैं। हालांकि ईशानी इस राजघराने की इकलौती बहू थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया था, जिस वजह से उसने कभी भी एक रानी होने का कोई भी अधिकार लिया ही नहीं था अपने आप ही। वह कभी भी रानी होने का रुतबा नहीं दिखाई थी। आखिर दिखाए भी कैसे, हर किसी को उसकी सिचुएशन के बारे में यहाँ पर पता था। कुछ नौकर इस चीज का मजा लेते थे, तो कहीं उसके लिए दुखी भी होते थे। जैसे जैसे वह महल के रास्ते से होकर महल की तरफ जा रही थी वैसे वैसे वह अपनी उन पुरानी यादों को याद कर रही थी। महल सच में ही बहुत ज्यादा शानदार और लग्जरियस था, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत शायद ये गार्डन था जिस रास्ते से होते हुए वह महल की तरफ जा रही थी। महल के दरवाजे पर पहुंचकर वह अंदर बैठे हुए लोगों को देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा और नफरत के अलावा कुछ भी नहीं था। प्यार तो अब उसकी आंखों में बचा ही नहीं था। उसकी नजर सबसे पहले सिद्धार्थ पर पड़ती है जो कि सोफे पर आराम से किसी राजा की तरह बैठा हुआ था, और उसके बगल में ही एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जिसे वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामा हुआ था। यह नजारा देखकर ईशानी के दिल में दर्द तो उठाता है, लेकिन वह दर्द उसकी नफरत से कई ज्यादा काम था। अब ऐसा था जैसे कि उसे सिद्धार्थ से कोई लेना देना ही नहीं था। वह धीरे से चलते हुए लिविंग हॉल तक पहुंच जाती है जहां पर इस वक्त घर का हर एक इंसान मौजूद था सिवाय दादाजी को छोड़कर। महल के दरवाजे पर पहुंचकर वह अंदर बैठे हुए लोगों को देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा और नफरत के अलावा कुछ भी नहीं था। प्यार तो अब उसकी आंखों में बचा ही नहीं था। उसकी नजर सबसे पहले सिद्धार्थ पर पड़ती है जो कि सोफे पर आराम से किसी राजा की तरह बैठा हुआ था, और उसके बगल में ही एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जिसे वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामा हुआ था। यह नजारा देखकर ईशानी के दिल में दर्द तो उठाता है, लेकिन वह दर्द उसकी नफरत से कई ज्यादा काम था। अब ऐसा था जैसे कि उसे सिद्धार्थ से कोई लेना देना ही नहीं था। वह धीरे से चलते हुए लिविंग हॉल तक पहुंच जाती है जहां पर इस वक्त घर का हर एक इंसान मौजूद था सिवाय दादाजी को छोड़कर। महल सच में कुछ ज्यादा ही सुंदर था। ये महल 4 मंजिला इमारत से बना हुआ था जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। लिविंग हॉल में ब्लैक कलर के लेदर के सोफे रखे हुए थे, जो कि गोल शेप के आकार में रखे हुए थे। बीच में एक बड़ी सी टेबल रखी हुई थी जो कि कांच की थी और वह भी गोल थी। कांच की टेबल पर एक बड़ा सा फ्लावर वास रखा हुआ था जिसमें रंग बिरंगी फ्लावर लगे हुए थे। उसी के ऊपर एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था जो कि उससे महल की शोभा और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। ईशानी आराम से चलते हुए लिविंग हॉल में जाती है।
वहां पर इस वक्त सिद्धार्थ की माँ अहिल्या देवी बैठी हुई थी। उनके साथ में ही वैदेही जी बैठी थी। दूसरे सोफे पर सिद्धार्थ और नव्या बैठे थे। सब लोग आराम से बैठे हुए किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। तभी वैदेही जी की नजर ईशानी पर जाती है, जिसे देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह खड़ी होकर कहती है, अरे बेटा आप आ गई। आपको यह चोट कैसी लगी? आप तो 10-15 दिन रह कर आने वाली थी ना। आप ठीक तो है? ईशानी बहुत ध्यान से उनकी मीठी मीठी बातें सुन रही थी। कोई उन्हें देखकर बता ही नहीं सकता था कि यह औरत इतनी ज्यादा जहरीले हो सकती है। इसके जहर के आगे तो किसी नागिन का जहर भी कम पड़ जाए। वैदेही जी ने भी इस वक्त एक फैंसी साड़ी पहनी हुई थी और साथ में हीरो से जुड़ी हुई ज्वेलरी पहनी हुई थी। यहाँ पर सिर्फ वैदेही जी ही एक ऐसी थी जो कि ईशानी से बहुत अच्छे से बात करती थी और उसकी परवाह भी करती थी। और इसी झूठी परवाह को देखकर ही ईशानी को अपने पिछले जन्म में ये लगा था कि वैदेही जी बहुत अच्छी है। इस महल में बस वही एक ऐसी है जो कि उसके दुख दर्द को समझती है। लेकिन वह कहते हैं ना, जो चीज जैसी दिखती है वह अक्सर वैसी होती है। कभी कभी हमारी आंखों का धोखा भी होता है। ईशानी फिर उनकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, कुछ नहीं चाचा जी, बस मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं तो बस दादरी से मिलने के लिए आई हूँ। जैसे ही मुझे पता चला दादाजी के एक्सीडेंट के बारे में, मैं उनसे मिलने चली आई। ये कहकर ईशानी दादाजी के कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर उसे दिशा में देखती है जहां से ही आवाज आई थी। वह जानती थी कि यह फोन है, लेकिन फिर भी वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे गुस्से से तमतमाता हुआ सिद्धार्थ का चेहरा दिखाई देता है। अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये तुम ही हो जिसकी वजह से दादरी का एक्सीडेंट हुआ है। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ से जाने की? और क्या जरूरत थी तुम्हें हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वह सब दादाजी को बताने की? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और अब तुम भोले बनने का नाटक कर रही हो। एक बार फिर से तुम दादरी से मिलने के लिए जाओगे और उन्हें फिर से वही सब मैं गलत कहानी बताओगी कि तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है। मैं तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी होने का कभी दर्ज नहीं दिया और ब्ला ब्ला ब्ला। सिद्धार्थ और भी कुछ गुस्से से कहना चाहता था, लेकिन ईशानी उसकी बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। और वह उसको ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे कि वह वहां पर एग्जिस्ट ही ना करता हो। वह वापस से मूर्ति है और वहां पर से निकलकर ऊपर की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे अपने हाथ पर एक मजबूत पकड़ महसूस होती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो सिद्धार्थ नहीं, गुस्से से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वह खींचते हुए उसे वापस से लिविंग हॉल में ले आता है, उसे खड़ा करके कहता है, क्या तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आता है? अभी दादाजी की तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे मिलो। अभी के लिए यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। ईशानी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती हो, खाली नजरों से बस उसे देखती रहती है। ये पहली बार नहीं था जब सिद्धार्थ उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था। आज से पहले जब भी सिद्धार्थ उससे इस तरह से बात करता था, परेशानी की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। फ्लैशबैक। आज ही के दिन अपनी पिछली लाइफ में ईशानी दादरी से मिलने के लिए आई थी। और इसी तरह से सिद्धार्थ ने उसे दादरी से मिलने से रोक दिया था। ईशानी, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मैं अपने दादाजी से बहुत प्यार करता हूँ। और उनके जीत के चलते ही मैं तुमसे शादी की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी को वह सब बताने की, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ और तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हारी वजह से दादरी और मेरे बीच में पहली बार बहस हुई थी। तुम घर छोड़कर चली गई थी अपने उसे सो कॉल्ड अनाथ आश्रम में। जब दादाजी को ये बात पता चली तो वह तुम्हें लेने के लिए आने वाले थे, और जब वह लेने के लिए तुम्हें आने वाले थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। माँ सही कहती है कि तुम एक मनहूस लड़की हो।
जो जहां पर भी जाती है सिर्फ तबाही ही लेकर आती है। देखो आज तुम्हारी वजह से मेरे दादाजी किस हालत में पड़े हुए हैं। उसके बाद सिद्धार्थ नव्या का हाथ पकड़कर उसे ईशानी के सामने लेकर आता है और कहता है, जानती हूं मैं इस शादी को क्यों नहीं अपना पाया हूं। क्योंकि मैं तुमसे नहीं बल्कि नव्या से प्यार करता हूं। ये है मेरा प्यार। इससे करना चाहता था मैं शादी। लेकिन तुम हम दोनों के बीच में आ गई। ईशानी जैसे ही सिद्धार्थ के मुझे ये बात सुनती है उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए ही कहती है, सिद्धार्थ अगर ऐसी तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की थी। माना कि दादाजी आपसे जबरदस्ती कर रहे थे शादी करने के लिए। लेकिन शादी से पहले जब मैं आपसे मिलने के लिए आई थी, जब दादाजी ने हम दोनों को थोड़ी देर के लिए साथ में छोड़ा था, आप मुझे बता भी तो सकते थे इस बारे में। मैं कैसे ना कैसे करके दादाजी को मना ही लेती। आपको फिर मुझे इस तरह से शादी नहीं करनी पड़ती। क्या आपको नहीं लगता है कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिए करके। सिद्धार्थ गुस्से से कितना है। जिंदगी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी ही बर्बाद हुई थी। तुम नहीं मैं हूं इस जबरदस्ती की शादी में दुखी। तुम ही तो जो चाहिए था वह मिल गया ना। हुक्मरानी सा होने का रुतबा, इतना पैसा, सब कुछ हो, तुम यूज कर रही हो। मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं ले सकता, यह मेरी मजबूरी है। लेकिन तुम तो मुझे डाइवोर्स दे सकती हो ना, तो दे दो। लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा ये हुक्मरानी सा होने का रुतबा जो चल जाएगा। ईशानी से कुछ कहते नहीं बन रहा था और वह लगातार बस रोए जा रही थी। तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ता है और उसे महल के बाहर ले जाने लगता है। उसके बाद वह उसे चौखट से बाहर निकाल कर कहता है, अगर दादाजी को होश आ जाएगा और वह ठीक हो जाएंगे तो वह खुद ही तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है तब तक के लिए। तुम मुझ पर एक कृपा करो और दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं ले सकता, यह मेरी मजबूरी है। लेकिन तुम तो मुझे डाइवोर्स दे सकती हो ना, तो दे दो। लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा ये हुक्मरानी सा होने का रुतबा जो चल जाएगा। ईशानी से कुछ कहते नहीं बन रहा था और वह लगातार बस रोए जा रही थी। तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ता है और उसे महल के बाहर ले जाने लगता है। उसके बाद वह उसे चौखट से बाहर निकाल कर कहता है, अगर दादाजी को होश आ जाएगा और वह ठीक हो जाएंगे तो वह खुद ही तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है तब तक के लिए। तुम मुझ पर एक कृपा करो और दफा हो जाओ यहां से। फ्लैशबैक ओवर। ईशानी मैं कुछ कह रहा हूं, तुमसे सुनाई नहीं दे रहा है क्या। ईशानी जो कि अपनी पिछली लाइफ की कड़वी यादों में खोई हुई थी, उसे अचानक से एक बार फिर से सिद्धार्थ की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। ये सब देखकर वैदेही जी को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वह अपने चेहरे पर ऐसी कोई भी भाव आने नहीं दे रही थी और वह थोड़ा गुस्सा करते हुए सिद्धार्थ से कहती है, सिद्धार्थ आपकी कैसी बातें कर रहे हो। वह आपकी पत्नी है, आप उसे इस तरह से बातें नहीं कर सकते हो। सिद्धार्थ अपनी चाची की तरफ देखा है और बोलता है, छोटी माँ आप ऐसा नहीं कह सकती हैं, आपको पता है ना कि मेरी शादी कैसे हुई थी। आप जानती है कि मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ। मैं नव्या से प्यार करता हूँ। उसके बाद सिद्धार्थ सोफे की तरफ जाता है जहां पर नव्या खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बेचारी कितनी ज्यादा डरी हुई है। सिद्धार्थ उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहता है, नव्यम सॉरी, लेकिन तुम्हारे सामने ये सब हो रहा है। आई होप कि तुम मेरी परेशानी समझ सकती हो। तुम लंदन में थी, इसलिए तुम्हें इस बारे में मैं कुछ बात नहीं पाया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बाद में तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद वह नव्या का हाथ पकड़कर ईशानी के सामने लाकर खड़ा कर देता है और ईशानी की तरफ देखकर बहुत ही ठंडी आवाज में कहता है, इससे मिलो, इसका नाम है नव्या। जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहता था। लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया।
ईशानी एक नजर उठाकर नव्या को देखते हैं और उसके बाद वह सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। ईशानी फिर बिना किसी भाव के चेहरे के साथ बहुत ही धीमी मगर कड़क आवाज में कहती है, हो गया आपका? या कुछ और भी है जो आप मुझे बताना चाहते हो? अगर ऐसा है तो आप मुझे अभी बता सकते हो, मैं थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ। उसके बाद वह अपनी ठंडी आंखों से सिद्धार्थ और नव्या को देखते हैं और अपनी आंखें घूमार बाकी के घर वालों को भी देखती है। वही जितने भी लोग इस वक्त लिविंग हॉल में मौजूद थे, वह चाहे घर के मेंबर हो या घर के नौकर, सब के सब उसका ये बदला हुआ अवतार देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि सिद्धार्थ भी ये देखकर हैरान रह जाता है। आज से पहले जब भी उसने ईशानी से बात की थी तो हमेशा ही या तो उसे पर चिल्लाता था या उसे पर गुस्सा करता था, और ईशानी हमेशा ही उसके सामने रोकर उससे कहती थी कि वह उससे प्यार करती है। आखिर वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसने उससे शादी की है। वो बस इस शादी को निभाना चाहती है क्योंकि शादी भगवान का एक दिया हुआ तोहफा होती है जहां पर भगवान खुद ऊपर से उनकी जोड़ी बनाकर भेजता है। आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, आपने मुझसे शादी की है तो आपको उसे निभाना चाहिए। ईशानी हमेशा ही उसे ये सब कहती थी, लेकिन सिद्धार्थ को उसकी यह बातें बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी और उसे गुस्सा भी आता था। उसकी छोटी माँ उसे हमेशा ही कहती थी, बेटा ईशानी एक अनाथ लड़की है, तुम्हें उसके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने पैसों के लिए ये सब किया हो, लेकिन अब वह आपकी पत्नी है। धीरे धीरे करके वह सुधर जाएंगे। अपनी छोटी माँ की ऐसी बातें सुनकर सिद्धार्थ को भी यही लगता था कि ईशानी ने उससे शादी की है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही। वैदेही जी हमेशा ही इस तरह से बात किया करती थी जिससे कि सिद्धार्थ को हमेशा यही लगता था कि ईशानी एक लालची और बेहद ही खराब लड़की है। अभी उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी हुई वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही ईशानी है जो हमेशा उसके सामने रोती रहती थी, या उसके हिसाब से कहीं तो उसके सामने रोने का दिखावा करती थी। क्या हुआ? आपको और कुछ कहना है या मैं दादरी से मिलने जा सकती हूँ? ईशानी की आवाज से एकदम से सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आता है और उसकी तरफ देखता है। आज उसे ईशानी कुछ ज्यादा ही बदली बदली दिखाई दे रही थी। उसके बात करने का ढंग, उसके चलने का तरीका, उसका रुतबा सभी बदला हुआ था। यह ऐसा था जैसे कि यह ईशानी का शरीर है, लेकिन ईशानी की आत्मा ईशानी की नहीं है बल्कि किसी और की है। ईशानी जब देखी है, सिद्धार्थ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो वह वापस से मुड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। ये देखकर सिद्धार्थ अपने होश में आता है और वह एक बार फिर से ईशानी का हाथ पकड़ लेता है। सिद्धार्थ उसे खींचकर वापस से हाल के बीचों बीच लेकर आ पाता है, उससे पहले ही ईशानी एक झटके के साथ अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ा लेती है और गुस्से से घूरते हुए कहती है, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह राजपूत, अपनी हद में रहे। उसके बात करने का ढंग, उसके चलने का तरीका, उसका रुतबा सभी बदला हुआ था। यह ऐसा था जैसे कि यह ईशानी का शरीर है, लेकिन ईशानी की आत्मा ईशानी की नहीं है बल्कि किसी और की है। ईशानी जब देखी है, सिद्धार्थ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो वह वापस से मुड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। ये देखकर सिद्धार्थ अपने होश में आता है और वह एक बार फिर से ईशानी का हाथ पकड़ लेता है। सिद्धार्थ उसे खींचकर वापस से हाल के बीचों बीच लेकर आ पाता है, उससे पहले ही ईशानी एक झटके के साथ अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ा लेती है और गुस्से से घूरते हुए कहती है, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह राजपूत, अपनी हद में रहे। आपने समझा क्या रखा है मुझे? मैं आपकी पत्नी हूं और आप मेरे पति हो, लेकिन आपने कभी मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया। तो किस हक से आपने मुझे छुआ है? अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं और आपकी जो शादी हुई है वह जबरदस्ती हुई है। तो ठीक है, मान ली मैंने आपकी यह बात। आज से अभी से मैं आपको इस रिश्ते से आजाद करती हूँ।
उसका गुस्सा और उसकी बातें सुनकर तो वहां पर मौजूद हर एक इंसान सदमे में चला जाता है। यहाँ तक कि सिद्धार्थ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ईशानी के इस तरह से उसका हाथ झटक देने से वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। लेकिन जैसे ही वह ईशानी की बातें सुनता है कि वह उसे इस रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद कर रही है, पता नहीं क्यों लेकिन उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। उसके दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा था उसकी बात सुनकर। ऐसा लग रहा था जैसे कि हजारों चाकू उसके दिल में चल रहे हैं। खून से लाजपत उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है जो कि किसी दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल के लिए तो उसकी सांसें थम जाती है। सिद्धार्थ को भी ये पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसे फिर से ईशानी की आवाज सुनाई देती है। आप अपनी इस सो कॉल्ड प्यार के साथ रह सकते हैं। और हाँ, आपने कई बार मुझसे कहा है कि आप मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते हैं बल्कि मैं आपको दे सकती हूँ। तो ठीक है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह राजपूत, आज मैं आपकी यह ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। इतना कहने के बाद पानी अपने पस में से कुछ पेपर्स निकलती है और उसे सिद्धार्थ के हाथ को पकड़कर उसके हाथ में थमा देती है। सिद्धार्थ और बाकी सब जो कि भूत बने ये सारी चीज देख रहे थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या ये जो कुछ भी हो रहा था वह सब सच है? क्या ईशानी ही यह सब कर रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ईशानी तो हमेशा से डरी सेमी रहने वाली लड़की थी, तो वह इतनी ज्यादा बोल्ड कैसे हो सकती थी? सिद्धार्थ अपने हाथों में पड़े हुए उन पेपर्स को तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। ये पेपर्स डाइवोर्स पेपर्स थे, जिन पर ईशानी ने पहले ही साइन कर दिया था। ईशानी जब अस्पताल से निकली थी तब सबसे पहले वह अदालत ही पहुंची थी और वहां पर डाइवोर्स पेपर बनवाकर उसने वकील से बात की थी। तब वकील ने उसे बताया था कि कम से कम 6 महीने उसे इस महल में एक साथ रहने होंगे और उसके बाद ही उसे डाइवोर्स मिल सकता है। वकील की बात सुनने के बाद उसने डाइवोर्स पेपर बनवा और उन पर साइन करके महल आने के लिए निकल गई थी। देखिए मिस्टर सिद्धार्थ सिंह राजपूत, मैंने इन पर साइन कर दिए हैं, आप भी कर दीजिए। आज से ठीक 6 महीने बाद आपका और मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। आपको मुझसे आजादी मिल जाएगी। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ लूंगी, तो मेरी तरफ से आप बेफिक्र हो जाए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अगर बात कोर्ट की नहीं होती तो मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकती, मैं बस यहाँ पर सिर्फ दादरी से मिलने के लिए आई थी। लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पर 6 महीने रहने होंगे। और आपको भी ना चाहते हुए भी यहाँ पर मेरे साथ एक ही कमरे में 6 महीने तक रहना होगा। उसके बाद ही यह डाइवोर्स का प्रोसेस पूरा हो सकता है। मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि आप मेरे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती, एक रूम में नहीं रह सकते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन यह मेरी मजबूरी है कि मुझे आपके साथ 6 महीने तक रहना होगा। आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन काफी होगी। अब मैं दादरी से मिलने के लिए जा रही हूँ। और हाँ, इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। और ना ही मुझे हाथ लगाने की कोशिश कीजिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हो। सॉरी, कुछ दिनों में आप वह भी नहीं रहोगे, लेकिन फिलहाल के लिए हो। मैं इस रिश्ते की मर्यादा अभी भी जानती हूँ, इसलिए आपको पहले से ही आगाह कर रही हूँ, इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका और मेरा रिश्ता भले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं दादू से आपसे मिलने से पहले से ही बहुत क्लोज हूँ। आप मेरे और उनके बीच बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। आपको चाहिए था वह आपको मिल गया है। मैं खुद आपको इस रिश्ते से आजाद कर दिया है। खुश हो जाए और कर लीजिए आपकी इस नव्या से शादी, इंगेजमेंट या जो भी आप इसके साथ करना चाहते हो वह। लेकिन अब आप मेरे रास्ते में बताएगा। अब से आपका और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। ये सब बातें कहते हुए ईशानी बहुत ज्यादा शांत थी। उसकी आंखों में गुस्सा था लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उसकी आवाज एकदम ठंडी और स्थिर थी,
जो कि सीधा वहां पर खड़े हुए हर एक इंसान के दिल में खंजर की तरह उतर रही थी। अपनी बात खत्म करने के बाद ईशानी मुड़कर वापस से ऊपर की तरफ जाने लगती है। सिद्धार्थ बस खड़ा हुआ उसे वहां से जाता हुआ देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इस बार ईशानी को रोक ले। आपको चाहिए था वह आपको मिल गया है। मैं खुद आपको इस रिश्ते से आजाद कर दिया है। खुश हो जाए और कर लीजिए आपकी इस नव्या से शादी, एंगेजमेंट या जो भी आप इसके साथ करना चाहते हो वह। लेकिन अब आप मेरे रास्ते में बताएगा। अब से आपका और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। ये सब बातें कहते हुए ईशानी बहुत ज्यादा शांत थी। उसकी आंखों में गुस्सा था लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उसकी आवाज एकदम ठंडी और स्थिर थी, जो कि सीधा वहां पर खड़े हुए हर एक इंसान के दिल में खंजर की तरह उतर रही थी। अपनी बात खत्म करने के बाद ईशानी मुड़कर वापस से ऊपर की तरफ जाने लगती है। सिद्धार्थ बस खड़ा हुआ उसे वहां से जाता हुआ देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इस बार ईशानी को रोक ले। वहां पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा हैरान था। अहिल्या की, जो कि सबसे ज्यादा शौक में थी, वह एकदम से सामने आती है और कहती है, इस लड़की को अचानक से क्या हो गया है? अभी 2 दिन पहले तो ये यहाँ से रोते हुए गई थी और अब जब लिए तो पूरी शेरनी बनकर आई है। मतलब ऐसा भी क्या हो गया था अचानक से? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखा सिद्धार्थ, हम हमेशा से आपसे कहते थे इस बारे में। ये लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं। आज इसका असली चेहरा सबके सामने आ ही गया। वैदेही, जो कल से सारी चीज बहुत ध्यान से देख रही थी, वह आगे आते कहती है, दीदी आपकी कैसी बातें कर रही हो? वह बेचारी इस वक्त शायद बहुत ज्यादा गुस्से में है और परेशान भी है। हाँ, माना कि आज उसका बर्ताव कुछ बदला हुआ था, लेकिन ऐसा किसके साथ नहीं होता। वह दोनों बात कर ही रही थी कि तभी नव्या मुस्कुराते हुए कहती है, सिद्धार्थ बेबी, वैसे एक बात तो अच्छी हुई है कि उसने तुम्हें खुद ही डाइवर्स दे दिया है। अब हम जल्द से जल्द अपनी एंगेजमेंट कर लेंगे। नव्या आज सच में बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वही बाकी के नौकर, जो थोड़ी देर पहले सारा तमाशा देख रहे थे, वह वहां से जा चुके थे और वहां पर सिद्धार्थ और उसके घर वाले ही रह गए थे। सिद्धार्थ अभी अपनी जगह पर स्टैचू बनकर खड़ा हुआ था। आज जो कुछ भी हुआ था वह उसे ही एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। ईशानी ने उसे डाइवोर्स दे दिया था। इनफैक्ट उसने तो उन डाइवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिया था। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में एक दर्द हो रहा था। सिद्धार्थ, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हो? ये तो अच्छी बात है ना कि उसने डाइवोर्स पेपर को सेंड कर दिया है, चलो तुम भी कर दो। इतना कहने के बाद नव्या सिद्धार्थ का हाथ पकड़ती है और उसे टेबल की साइड में लेकर जाती है और वहां से अपनी पर्स में से एक पेन निकालकर सिद्धार्थ के हाथ में मारकर कहती है, चलो बेबी, जल्दी से इन पेपर पर साइन कर दो। सिद्धार्थ उसकी बात सुनता है और उसे भी कहीं ना कहीं ये चीज सही लगती है, क्योंकि वह यही तो चाहता था कि उसका और ईशानी का डाइवोर्स हो जाए, जिससे वह अपने प्यार से शादी कर सके। सिद्धार्थ सर अपने हाथ में पड़े हुए पेन को देखता है और सामने रखे हुए उन डाइवोर्स पेपर को। उसके बाद वह उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। सिद्धार्थ अपनी माँ, अपनी छोटी माँ और साथ में नव्या की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे इस वक्त ऑफिस जाना होगा, बहुत काम है। मुझे शाम को आने में लेट हो जाएगा, तो मेरा इंतजार मत कीजिएगा। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ वहां से बाहर निकल जाता है। कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन सिद्धार्थ का दिल इस वक्त बहुत महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई कीमती चीज उससे बहुत ज्यादा दूर जा रही है, जिसे वह चाहकर भी अपने पास नहीं रख पा रहा है। दूसरी तरफ ईशानी अपने धीरे कदमों से चलते हुए दादाजी के रूम की तरफ पहुंच जाती है, जहां पर इस वक्त दादाजी मौजूद थे। रूम के बाहर एक अटेंडेंट पहले से ही मौजूद था। ईशानी पास जाकर बोलती है, महेश, दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाना है।
ईशानी की बात सुनकर महेश भी एक पल के लिए डर जाता है और जल्दी से दरवाजा खोल देता है। आज से पहले ईशानी हर किसी से बहुत अच्छे से और प्यार से बात करती थी, एवं दो सामने वाला इंसान कोई भी क्यों ना हो। लेकिन अपनी पूरी एक लाइफ जी लेने के बाद अब उसे किसी से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे आज ईशानी की आवाज में एक अलग ही रोक महसूस हो रहा था। इग्नोर नहीं कर पा रहा था। ईशानी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह अंदर कदम रखती है तो उसे बड़े से किंग साइज बेड पर एक 80 से 85 साल आदमी बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई देता है। वहां पर साइड में ही ग्लूकोज की बोतल लगाने का एंगल लटका हुआ था और उसे पर ही ग्लूकोज की बोतल लटकी हुई थी। दादाजी को अभी ग्लूकोज चल रही थी और उनकी आंखें बंद थी। कैमरा काफी ज्यादा शानदार था। ईशानी धीरे कदमों से जाकर दादाजी की साइड वाली खाली जगह में बैठ जाती है और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, जानते हैं दादाजी कि आपने जो कुछ भी किया था वह हमारी भलाई सोचकर ही किया था। लेकिन शायद आप हमारी भलाई सोचने में ये भूल गए कि आपने जिसके साथ हमारा रिश्ता तय किया है, वह कभी इस रिश्ते को निभाना चाहते ही नहीं थे। हम जानते हैं कि अभी आप खोज में नहीं हो, हमारी बातें नहीं सुन सकते हैं। और आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि हम अभी इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते हैं। हमने हमारी तरफ से हर एक कोशिश कर ली है इस रिश्ते को निभाने की। फ्लैशबैक। ईशानी जब अपनी लास्ट लाइफ में इस दिन दादरी से मिलने के लिए आई थी। इस दिन यहाँ पर आई थी दादरी से मिलने के लिए। तब सिद्धार्थ ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। और उसी दिन उसे पता चला था कि नव्या उसकी गर्लफ्रेंड है जिसे वह प्यार करता है, जिससे वह शादी करना चाहता था। उसे दिन ईशानी बहुत ज्यादा टूट गई थी और वह वापस से अपने अनाथ आश्रम में पिछले 6 महीने से रह रही थी। उसे महल में होने वाली हर एक चीज के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वह मिलने के लिए नहीं आई। जब निकिता आंटी ने उसे बताया था कि दादाजी आपके मन से बाहर आ गए हैं, तब वो उनसे मिलने के लिए गई थी और उन्हें बताने के लिए भी गई थी कि वह इस रिश्ते से आजाद होना चाहती है। जब वह महल पहुंची थी तब उसने नव्या और सिद्धार्थ को एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हुए देखा था। ये देखकर उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और उसके दिल में हजारों सुइयां एक साथ चुप रही थी। सबसे हैरानी की बात उसके लिए ये थी कि दादाजी को होश तो आ गया था, लेकिन वह व्हीलचेयर पर थे। उनके चेहरे पर भी दुख साफ दिखाई दे रहा था। वह सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोलते हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई थी। उनकी आंखों से ही देखकर पता चल रहा था कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। ईशानी बाहर से ही खड़ी हुई यह सारी चीज देख रही थी और वहां से ही वह उल्टे पैर लौटकर वापस से अपने अनाथ आश्रम में जाने क्यों होती है, लेकिन बीच में ही कुछ गुंडे जाकर उसे किडनैप कर लेते हैं। 2 दिन बाद जब उसे होश आता है तो उसकी आंखें खुलती है तो सामने उसे अपनी प्यारी छोटी माँ वैदेही जी दिखाई देती है और उनके साथ ही नव्या भी शामिल थी। उन्हें वहां पर देखकर निशानी को सारा माजरा समझ में आ गया था। छोटी माँ, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप हमें किडनैप कर कर क्यों रखना चाहती हो? वैदेही जी शैतानों की तरह हंसते हुए कहती है, तुम कितनी बेवकूफ हो ईशानी। तुम्हें सच में कुछ भी समझ में नहीं आया है क्या? हमने तुम्हें किडनैप करके इसलिए रखा है ताकि तुम दोबारा से महल की तरफ ना जा सको। हर किसी को लगेगा कि तुम सच में इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हो। 6 महीने तो वैसे ही हो गए हैं, थोड़ा समय और उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम चिंता मत करना। ये कहने के बाद दोनों ही शैतानों की तरह हंसने लगती है। ये जगह वह जगह नहीं थी जहां पर ईशानी को जान से मारा गया था। यह एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट था जिसके कैमरे में उसे बंद करके रखा था। वैसे तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे वह सो कॉल्ड दादाजी अब कभी भी अपनी व्हीलचेयर से उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी दवाइयां हमने बहुत पहले ही बदल दी थी। अगर एक्सीडेंट के बाद तो वह बुढ़ा मर जाता तो शायद किसी को हम पर शक हो सकता था, लेकिन अगर वह पैरालाइज्ड हो गया है तो कोई इतनी ज्यादा ध्यान नहीं देगा।
अच्छा हुआ हमने तुम्हें महल के दरवाजे पर पहले ही देख लिया था, हमारे आदमियों ने हमें बता दिया था। अगर तुम रहल के अंदर आ जाती तो पता नहीं फिर और कितना टाइम हमें वापस से वेट करना पड़ता। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी जरूर को ख्याल हम यहाँ पर रख लेंगे। इतना कहने के बाद वह वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही एक औरत जिसका नाम मीना होता है उसकी तरफ देखकर कहती है, मीना याद रखना जयपुर की हुक्मरानी सा को कोई भी परेशानी ना हो। इनका अच्छे से ख्याल रखना। चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो, यहाँ पर और भी लोग हैं। उसके बाद नव्या और वैदेही दोनों वहां से चली जाती है। उनके जाने के 2-3 दिन बाद ही आखिरकार ईशानी को मौका मिल ही जाता है। एक्चुअली खाना देने के बाद मीना वहां से चली गई थी, लेकिन वह गलती से अपना फोन वहीं पर भूल गई थी। ईशानी जब ये देखी है तो वह फटाफट से उसे फोन को उठाती है। उसे किसी का नंबर तो याद नहीं था, लेकिन उसे सिद्धार्थ का नंबर बखूबी याद था और वह बिना सोचे समझे तुरंत ही सिद्धार्थ को कॉल लगा देती है। उसकी किस्मत का लो या कुछ और, उसका फोन लगता ही नहीं है। 2-3 बार ट्राई करने के बाद आखिरकार उसका फोन लग ही जाता है। हेलो हेलो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, क्या यह आप बात कर रहे हो? सिद्धार्थ अपनी मीटिंग खत्म करके अभी अभी अपने केबिन में लौटा था। उसके फोन पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। उसका यह नंबर बहुत कम लोगों के पास था। वह एक पल के लिए उसे नंबर को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जल्दी से फोन पिक कर लेता है। वह उसे नंबर को देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जल्दी से फोन पिक कर लेता है। जैसे ही वह फोन पिक करता है, सामने से उसे ईशानी की घबराए और डरी हुई आवाज सुनाई देती है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ की आप ही हो ना? सिद्धार्थ प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। सिद्धार्थ उसकी इतनी घबराई हुई आवाज सुनकर एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका डर गुस्से में बदल जाता है और वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ईशानी अपना ये ड्रामा बंद करो। मतलब मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं इस शादी को शादी नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम बार बार इस तरह की हरकत करती रहती हो। तुम्हारे अंदर सच में जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। न्यू स्टोरी प्रमोशन। लव अगेंस्ट स्टार्ट विथ फोर्स मैरिज। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी के चलते उसने ना चाहते हुए भी उसका दिल तोड़ दिया था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीद कर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता, बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी? वह एक पल के लिए उसे नंबर को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जल्दी से फोन पिक कर लेता है। वह उसे नंबर को देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जल्दी से फोन पिक कर लेता है। जैसे ही वह फोन पिक करता है, सामने से उसे ईशानी की घबराए और डरी हुई आवाज सुनाई देती है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ की आप ही हो ना? सिद्धार्थ प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। सिद्धार्थ उसकी इतनी घबराई हुई आवाज सुनकर एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका डर गुस्से में बदल जाता है और वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ईशानी अपना ये ड्रामा बंद करो। मतलब मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं इस शादी को शादी नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम बार बार इस तरह की हरकत करती रहती हो। तुम्हारे अंदर सच में जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। वह ऐसा इसलिए कह रहा था।
थोड़ी देर पहले ही उसने अपनी छोटी माँ से बात की थी और उन्होंने उससे बताया था कि वह ईशानी के अनाथ आश्रम में उससे मिलने लिए गई थी। उन्होंने उससे बात करके महल आने के लिए कहा था लेकिन उसने मना कर दिया था। जब वह अपनी ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहा था तभी उसने अपनी छोटी माँ से बात की थी और ऑफिस की मीटिंग खत्म करने के बाद ही उसे आसानी का कॉल आता है और वह कह रही है। उसके बाद वह गुस्से से फोन काट देता है। ईशानी अपने हाथ में पड़े हुए उसे फोन को बस देखे जा रही थी। तभी अचानक से रूम का डोर खुलता है और मीना अंदर आती है और उसके हाथ से फोन छीनकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मोबाइल को इस्तेमाल करने की? और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर वहां से चली जाती है। ईशानी की आखिरी उम्मीद भी उसके हाथों से जा चुकी थी। ये सब सोचते सोचते ईशानी की आंखों में कब आंसू आ जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। थोड़ी देर दादाजी के पास बैठने के बाद वह वापस से खड़ी होकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। नव्या के रूम में नव्या और वैदेही जी बैठी हुई थी। आंटी, आपने तो कहा था कि वह लड़की ईशानी बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है और हमेशा रोती रहती है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। हाँ, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि इस बिल्ली के नाखून इतने बड़े कैसे हो गई। पहले तो ये हमेशा मुझसे भी बहुत अच्छे से बात करती थी लेकिन आज जब मैं उससे बात की तो उसने मुझे भी इग्नोर कर दिया था। और सिद्धार्थ सिद्धार्थ से तो वह कभी अपनी नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं करती थी, आज उसने सबके सामने सिद्धार्थ को इतना सब कुछ कह दिया। वैदेही जी अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, लेकिन देखा जाए तो इसमें हमारा ही फायदा है। पहले हमें उसे गलत साबित करने के लिए सिद्धार्थ के आगे झूठ बोलना पड़ता था कि ये ऐसी है ये वैसी है, लेकिन अब तो सिद्धार्थ के सामने उसने खुद ही इतना सब कुछ बोल दिया है। अब हमें उसे ज्यादा बुरा साबित करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसकी बातें सुनकर नव्या के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, वैसे आंटी, इस सिद्धार्थ के साथ प्यार का नाटक करते करते मैं तो बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। मुझे सच में ये संस्कारी वाले चीज नहीं होती है, आपको तो पता ही है। ऊपर से पिछले 1 महीने से आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। उसकी बातें सुनकर वैदेही जी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं नव्या, बस थोड़े से दिन और फिर मैं किसी न किसी बहाने से सिद्धार्थ से पैसे निकलवाती हूँ। और हमेशा की तरह ही यह सारे पैसे जो मैं उससे ले रही हूँ उसका ठीकरा मैं उसे को ही पैसों की जरूरत है। और वह बेवकूफ हमेशा की तरह मेरी बात मान भी लगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सच में कोई कह नहीं सकता है कि बिजनेस वर्ल्ड का जाना माना किंग और राज जयपुर का हुकुमसा इतना बड़ा बेवकूफ हो सकता है। मतलब वह आपकी बातें ऐसी मानता है जैसे कि कोई ट्रेनिंग लिया हुआ कुत्ता अपने मालिक की बात मानता है। वैसे मानना पड़ेगा आपको, अपने सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से अपने काबू में किया हुआ है। वेल डन। उसके बाद वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगती है। वह दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक से उन्हें दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर दोनों के चेहरों की हवाएं उड़ जाती हैं, लेकिन तभी वह इंसान अंदर आता है तो उन्हें राहत की सांस मिलती है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, अहिल्या आंटी की आप हो, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अहिल्या की हंसते हुए कहती है, जब आप लोग इस तरह की बातें करती हो तो कम से कम अपने रूम का दरवाजा तो बंद कर लिया करो। अगर हमारी जगह कोई और होता और उसने यह बातें सुन ली होती तो पता नहीं क्या होता। जानते हो ना, दीवारों को भी कान होते हैं। अहिल्या की सिद्धार्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह उनका सागा बेटा नहीं था। और वैदेही ने ही उनकी शादी अपने जेठ जी यानी कि सिद्धार्थ के पिताजी से करवाई थी। इनफैक्ट वैदेही जी ने ही सिद्धार्थ के माता पिता का कर एक्सीडेंट करवाया था, लेकिन उनका प्लान अच्छे से कामयाब नहीं हुआ था जिसकी चलते उसके पिता की तो मौत नहीं हुई थी, लेकिन एक्सीडेंट के चलते वह व्हीलचेयर पर आ गए थे। और इस एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी पत्नी को भी खो दिया था।
सिद्धार्थ उसे समय सिर्फ 5 साल का था और वह जिद करके अपने नाना जी के घर पर ही रह गया था। अगर वह उसे वक्त उनके साथ आया होता तो शायद वह भी इस दुनिया में जिंदा नहीं बचता। फिर सारी की सारी जायदाद अपने आप ही वैदेही जी और उनके परिवार के नाम हो जाती। लेकिन उनकी किस्मत किस्मत ही कह सकते हैं और सिद्धार्थ की खुशकिस्मती को वह उसे वक्त उनके साथ नहीं था। उसके बाद ही सिद्धार्थ और वैदेही जी का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था और वह आंखें बंद करके उनको विश्वास करने लगा था, जिसका गलत फायदा वैदेही जी ने बहुत अच्छे से उठाया था। वैदेही जी अहिल्या जी की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ तो जब तुम इस तरह से अंदर आई ही गई हो तो आप दरवाजा बंद भी कर दो। इस तरह से ताने मारने की जरूरत नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर अहिल्या की मुंह बनाती है, वह दरवाजा बंद करके उनके साथ जाकर बैठ जाती है और अपनी आगे की प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने लगती है। इतनी सिद्धार्थ इस वक्त अपने ऑफिस केबिन में बैठा हुआ था। उसका जी आज बहुत ज्यादा मचल रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके कानों में बार बार ईशानी के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे, मैं आपको इस रिश्ते से आजाद करती हूँ। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह राजपूत अपनी हद में रहे। क्यों मुझे ये सब बार बार याद आ रहा है। आखिर यही तो मैं चाहता था कि वह मेरी जिंदगी से चली जाए। और अब जब वह जा रही है तो मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। मुझे तो खुश होना चाहिए। मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। सिद्धार्थ की कंपनी राज जयपुर के एक फेमस एरिया में बनी हुई थी और यह बहुत बड़ी लग्जरियस बिल्डिंग थी, जिसके टॉप फ्लोर पर इस वक्त वह बैठा हुआ था। वह अपने जैसे उड़ता है और अपने पॉकेट में से सिल्वर बॉक्स निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकलता है और उसे पतले होठों के बीच में रखकर जला लेता है। और एक लंबा कश लेते हुए वह कांच की दीवार के सामने खड़ा हुआ बाहर का नजारा देख रहा था। सूरज निकलने को था, जिसकी वजह से बाहर का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। हर तरफ आधा नारंगी रंग दिखाई दे रहा था और आधा संध्या अपनी बाहें फैला रही थी। रोड से लगातार गाड़ियां इधर से उधर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हर कोई एक रेस में है और हर किसी को जीतने की जल्दी है। सिगरेट का धुआं छोड़ता हुआ बाहर की तरफ बस देख रहा था। तभी उसकी फोन की रिंग बजती है और वह फोन को उठाकर देखा है तो उसे पर राहुल नाम शो हो रहा था। वह जल्दी से फोन उठाता है तो सामने से उसे राहुल की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, सिद्धार्थ मैं क्या सुन रहा हूँ। क्या तुम सच में ईशानी से डाइवोर्स ले रही हो। भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है। बता रहा हूँ ये सब कर रहा है वह लड़की इसके लायक ही नहीं है। वह नव्या जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मैंने कितनी बार तुझे कहा है इस बारे में, लेकिन नहीं, तेरी आंखों पर तो उसके झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई है। भाई अपने इस भ्रम से निकाल और सच्चाई को देख। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वह थोड़ा गुस्से से कहता है, राहुल क्या तूने सच में मुझे इस बारे में बात करने के लिए फोन किया है। और तू शायद भूल रहा है कि मैं किसी को भी डाइवोर्स नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे दादाजी से वादा किया था कि मैं कभी भी उसे डाइवोर्स नहीं दूंगा। ये वही है जो मुझे छोड़ रही है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या सच में इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जब से तेरी और उसकी शादी हुई है 1 साल हो गए हैं सिद्धार्थ, 1 साल। तूने कभी उसे अपनी पत्नी होने का हक नहीं दिया है। हमेशा उससे दूरी बनाए रखी और आज तू अपनी उसे सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को अपने घर तक लेकर आ गया है। यह मत सोचना कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। बेचारी कब तक सुनती रहेगी, कब तक शांत रहेंगी। हर एक इंसान की एक हद होती है और उस हद से आगे अगर कोई चीज जाती है तो फिर वह हद टूट जाती है। मैं बता रहा हूं सिद्धार्थ तुम सच में बहुत ज्यादा पछताने वाले हो इस बार। भले ही तू अपनी वाइफ को अपनी वाइफ नहीं मानता हो, लेकिन तेरी वाइफ को मैं अपनी बहन मानता हूं। और तू जब जब उसके साथ गलत करता है ना, तब तक तू मेरे साथ गलत करता है।
और आज सच में तूने हद पार कर दी है, मैंने तुझे यह उम्मीद नहीं की थी। ये सब कहते हुए राहुल का गला भर आया था, उसे सच में बहुत ज्यादा दुख हो रहा था अपनी बहन के लिए। राहुल भी एक अनाथ लड़का था। और जब से उसने ईशानी को देखा था उसने हमेशा से ही उसे अच्छे से बात की थी और उसे अपनी बहन भी मानता था, ईशानी भी उसे अपने भाई की तरह ही मानती थी। न्यू स्टोरी प्रमोशन। लव अगेंस्ट स्टार्ट विथ फोर्स मैरिज। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी के चलते उसने ना चाहते हुए भी उसका दिल तोड़ दिया था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीद कर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी? यह मत सोचना कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। बेचारी कब तक सुनती रहेगी, कब तक शांत रहेंगी? हर एक इंसान की एक हद होती है और उस हद से आगे अगर कोई चीज जाती है तो फिर वह हद टूट जाती है। मैं बता रहा हूं सिद्धार्थ तुम्हें, तुम सच में बहुत ज्यादा पछताने वाले हो इस बार। भले ही तू अपनी वाइफ को अपनी वाइफ नहीं मानता हो, लेकिन तेरी वाइफ को मैं अपनी बहन मानता हूं। और तू जब जब उसके साथ गलत करता है ना, तब तक तू मेरे साथ गलत करता है। और आज सच में तूने हद पार कर दी है, मैंने तुझे यह उम्मीद नहीं की थी। ये सब कहते हुए राहुल का गला भर आया था, उसे सच में बहुत ज्यादा दुख हो रहा था अपनी बहन के लिए। राहुल भी एक अनाथ लड़का था। और जब से उसने ईशानी को देखा था उसने हमेशा से ही उसे अच्छे से बात की थी और उसे अपनी बहन भी मानता था, ईशानी भी उसे अपने भाई की तरह ही मानती थी। उसकी ऐसी इमोशनल बात सुनकर सिद्धार्थ उससे कुछ कहना चाहता था। और वह कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोलते ही है, लेकिन वह वापस से अपना मुंह बंद कर देता है। उसे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। राहुल इतना कहने के पास फोन कट कर देता है। सिद्धार्थ अपने हाथ में पड़े हुए उसे फोन को देखता रहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। सिद्धार्थ फिर वापस से अपने हाथ में पड़े हुए फोन को अपनी जेब में रख देता है और सामने डूबते हुए सूरज को देखने लगा है। उसे सूरज को डूबते हुए देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद उसकी किस्मत ने भी उसके साथ डूबती चली जा रही है। रात के 11 बजे बज रहे थे। महल के गार्डन में लाइट जल रही थी जिससे महल का गार्डन और भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। एक रोल्स रॉयस महल में इंटर करती है और उसके साथ साथ कई गाड़ियां भी उसके पीछे चली आ रही थी। एक महल का गेट कर रोल्स रॉयस का दरवाजा खुलता है तो उसमें से चमचमाती जूते की एक जोड़ी बाहर निकलती है और धीरे धीरे करके महल के अंदर चली जाती है। वैसे तो महल में सारी लाइट बंद थी, लेकिन फिर भी महल के लिविंग हॉल में लगा हुआ वह झूमर लिविंग हॉल को बहुत अच्छे से रोशन कर रहा था। सिद्धार्थ आराम से चलता हुआ जाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वह अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है और उसके बाद वह बेड पर आकर लेट जाता है। अभी उसके दिमाग से ईशानी की कही गई बातें निकली नहीं थी। तभी उसे याद आता है कि कैसे ईशानी ने उसे उनके इस रिश्ते से आजाद कर दिया है। ये याद आते हैं वह एकदम से अपने बिस्तर से खड़ा होता है और ईशानी के रूम में चला जाता है। ये रूम पहले उसका ही हुआ करता था, लेकिन शादी के बाद से उसूल लड़के लड़की का रूम एक ही होता है। उसे हिसाब से आसानी भी उसके साथ रहने के लिए आई थी। पर सिद्धार्थ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और वह दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया था। पिछले 1.5 साल में वह पहली बार यहाँ पर आया था। रूम में अंधेरा था। चांद की रोशनी से थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। उसकी नजर सामने बिस्तर पर सो रही ईशानी पर पड़ती है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी।
उसके काले घने लंबे बाल बैठ के एक साइड से बिस्तर के नीचे झूल रहे थे। उसके छोटे छोटे बाल उसके गालों पर आ रहे थे, जिससे उसका दूध जैसा चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उसकी पलकों ने उसकी नीली आंखों को ढक रखा था। वह देखने में किसी मासूम बच्चे से काम नहीं लग रही थी। ये पहली बार था जब सिद्धार्थ ने ईशानी को इतने ध्यान से देखा था। वह तो बस उसकी खूबसूरती में कहीं खोसा जाता है। वह धीरे से चलते हुए उसके पास जाने लगता है कि तभी उसका पर साइड में रखी हुई टेबल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वास जमीन पर गिर जाता है और एक तेज आवाज के साथ टूट जाता है। ईशानी को अपनी पिछली लाइफ में सुकून की नींद मिली ही नहीं थी, इसलिए अब जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके वह सोई ही थी कि तभी अचानक से यह हो गया और एक झटके में वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सच में सिद्धार्थ ही था जो उसके रूम में आया था, या फिर यह उसकी आंखों का कोई बहन है? सिद्धार्थ भी अपनी इस हरकत से परेशान हो जाता है और वह एकदम से किसी मिलिट्री बेस में आए हुए नए सोल्जर की तरह लग रहा था, जिससे गलती हो जाती है तो वह सावधान की मुद्रा में आ जाता है। ठीक उसी हाल में वह खड़ा हुआ था। ईशानी अपने बेड से उठती है और सिद्धार्थ की तरफ जाकर उसे देखने लगती है। ये सच में वही था, उसकी आंखों को कोई धोखा नहीं हुआ था। ईशानी बहुत कंफ्यूज नजर आ रही थी और वह सवालिया नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रही हैं? ईशानी का ये सवाल सुनकर तो सिद्धार्थ को भी समझ में नहीं आता है कि उसे इस वक्त उसके सवालों का क्या जवाब देना चाहिए। क्या उसे यह बताना चाहिए कि वह तो बस एक बार उसे देखने के लिए यहाँ पर आया था, या फिर उसे यह बताना चाहिए कि उसका इस तरह से उसे डाइवोर्स लेना पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वह अंदर तक हिल गया था और उसे नींद तक नहीं आ रही थी। जब ईशानी ये देखी है कि सिद्धार्थ उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि एक भूत बनकर वहां पर खड़ा हुआ है, तो अपना हाथ आगे बढ़कर उसके हाथ पैर रखकर उसे हिलती है, जिससे वह अपने होश में आता है। मैं मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि यह मेरा रूम है। मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकता हूँ, और वैसे भी तुमने ही कहा था कि हम अब डाइवोर्स लेने वाले हैं, तो हमें एक छत के नीचे रहना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे जाकर तुम ये बहाना बना कि मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रहा था और इसलिए तुम मुझे डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हो। ईशानी उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत ही सफाई से अपनी आंखों से बहाने से रोक लेती है, लेकिन सिद्धार्थ ने ये देख लिया था। उसे अब अपनी ही कही हुई बातों पर गुस्सा आ रहा था। ईशानी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। सिद्धार्थ उसकी मुस्कुराहट में उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। ईशानी फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर सिद्धार्थ। मुझे अच्छे से याद है कि यह रूम मेरा नहीं है। आपने यह बात मुझे बहुत अच्छे से हमारी फर्स्ट नाइट को ही बता दी थी। ये बात मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। रिलैक्स रहिए। मैं तो बस आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप पिछले इतने महीने से यहाँ पर आए नहीं थे ना, इसलिए मैं आपको देखकर थोड़ा हैरान हो गई थी। डाइवोर्स लेने के लिए हमें साथ में रहना होगा। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। उसके बाद ईशानी वॉकिंग क्लोजेट के अंदर चली जाती है और वहां से एक व्हाइट कलर चादर और एक पिलो लेकर आती है। सिद्धार्थ ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर ईशानी इतनी रात गई कर क्या रही है। सो मिस्टर सिद्धार्थ पर सो जाए क्योंकि वह बेड भी मेरा नहीं है। इतना कहने के बाद वह अपने साथ लाए हुए सामान को बालकनी की तरफ लेकर जाने लगती है। जब सिद्धार्थ ये देखा है तो वह एकदम से उसे रोकते हुए बोलता है, तुम बालकनी में क्यों जा रही हो? तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर ईशानी जाते जाते रुक जाती है और मुड़कर उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है,
वैसे मिस्टर सिद्धार्थ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप मुझ पर इतनी ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। नहीं, मतलब मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज से पहले तो आप मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, और आज आपको जो ऑफ द सडन मेरी चिंता हो रही है, ये बात मुझे कहीं पर भी हजम नहीं हो रही है। वैसे थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए, लेकिन आप अपनी इस केयर को ना अपनी उससे गर्लफ्रेंड, क्या नाम है उसका, हाँ याद आया, नव्या, उसके लिए रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोचिए, अगर उसे पता चल गया कि आप उसके रहते हुए मेरे लिए इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे हैं तो उसे बेचारी को कितना बुरा लगेगा। इतना कहने के बाद वह मुस्कुराते हुए वहां से बालकनी की तरफ चली जाती है। बालकनी में पहले से ही एक कॉफी टेबल और साथ में एक सोफा सेट रखा हुआ था, जो कि काफी बड़ा था। उस पर लेटकर एक इंसान आराम से सो सकता था। ईशानी पिलो सोफे के एक साइड पर रखती है और फिर आराम से उसके ऊपर लेटकर चादर ओढ़कर सो जाती है। उसे सच में आप इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सिद्धार्थ उसके बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, या फिर वह यहाँ पर क्या करने आया था। उसका कोई दूसरा मोटिव हो सकता है या नहीं। उसे अब किसी से मतलब था तो वह खुशी थी। उसने जब से पुनर्जन्म लिया तब से उसने ये स्थान लिया था कि वह अब किसी के बारे में नहीं सोचेगी। उसके लिए जेन्युइनली परवाह करेंगे, वह बस उनकी ही फिक्र करेगी। अब वह अपनी जिंदगी खुद जिएगी, और अपनी जिंदगी पर उसका खुद का राइट होगा, ना कि किसी और का। सिद्धार्थ अपने सामने चल रहे सारे नज़ारे को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह उसे रूम से बाहर जाने से रोका चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ईशानी किस तरह से बदल जाने से उसे इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है। क्यों, आखिर इतना फर्क क्यों पड़ रहा है मुझे। आखिर ईशानी वही तो कर रही है जो मैं चाहता था। मैं यही तो चाहता था कि ईशानी खुद अपनी मर्जी से मुझे डाइवोर्स दे दे, मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए, ताकि मैं नव्या से शादी कर सकूं। जब वह मेरे करीब आने की कोशिश करती थी या मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, तो मैं खुद था जो उसे हमेशा से ही दूर चला जाया करता था। तो अब वह खुद ऐसा कर रही है तो मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है। आखिर मुझे इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है, बस ये सोचने भर से कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ईशानी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। सिद्धार्थ, तू अपने दिल में इस तरह की फीलिंग्स नहीं लेकर आ सकता है किसी और लड़की के लिए। भूल मत कि तू सिर्फ और सिर्फ नव्या से प्यार करता है, जिसके लिए तूने दादाजी से भी बहस की थी। और अब तू अचानक से पीछे नहीं है सकता है। जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल सही हो रहा है, जो तू चाहता था वैसा ही हो रहा है। न्यू स्टोरी प्रमोशन। लव अगेन स्टार्ट विथ फोर्स मैरिज। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी के चलते उसने ना चाहते हुए भी उसका दिल तोड़ दिया था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीद कर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी? क्यों, आखिर इतना फर्क क्यों पड़ रहा है मुझे? आखिर ईशानी वही तो कर रही है जो मैं चाहता था। मैं यही तो चाहता था कि ईशानी खुद अपनी मर्जी से मुझे डाइवोर्स दे दे, मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए, ताकि मैं नव्या से शादी कर सकूं। जब वह मेरे करीब आने की कोशिश करती थी या मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, तो मैं खुद था जो उसे हमेशा से ही दूर चला जाया करता था। तो अब वह खुद ऐसा कर रही है तो मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है?
आखिर मुझे इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है, बस ये सोचने भर से कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ईशानी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। सिद्धार्थ, तू अपने दिल में इस तरह की फीलिंग्स नहीं लेकर आ सकता है किसी और लड़की के लिए। भूल मत कि तू सिर्फ और सिर्फ नव्या से प्यार करता है, जिसके लिए तूने दादाजी से भी बहस की थी। और अब तू अचानक से पीछे नहीं है सकता है। जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल सही हो रहा है, जो तू चाहता था वैसा ही हो रहा है। सिद्धार्थ इस वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आती है तो वह उठकर बालकनी में जाता है, जहां पर उसे ईशानी आराम से सोते हुए दिखाई देती है। फ्लैशबैक। सिद्धार्थ शादी की पहली रात को जब अपने रूम में आता है, तो अपने रूम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ देखता है। रूम को व्हाइट एंड रेड कलर के बलून्स और साथ में राइट व्हाइट और रेड कलर की कॉम्बिनेशन की थीम दी गई थी, जिससे वह रूम और भी ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक वाइब दे रहा था। उसके बड़े से किंग साइज बेड पर बहुत सारी फूलों की पत्तियां बिछी हुई थी, जिसे हॉट शेप बना हुआ था। बाजू में रखे कॉफी टेबल पर दूध के 2 गिलास रखे हुए थे, और रूम में हल्की हल्की रेड कलर की रोशनी आ रही थी। ऊपर से रात भी पूनम की थी, जिससे चंद्रमा भी अपनी चांदनी उसे रूम में बिखर रहा था। सिद्धार्थ अपने बेड पर बैठी हुई दुल्हन के जोड़े में ईशानी को देखता है, जिसने इस वक्त घूंघट उड़ा हुआ था। सिद्धार्थ उसकी शक्ल तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके आउटर प्रेजेंस को ही देखकर वह बता सकता था कि वह लड़की सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब दादाजी ने उससे शादी करने के लिए जिद की थी, तब उसे निशानी को देखा तक नहीं था, क्योंकि वह तो पहले से ही नव्या से प्यार करता था। उसने दादाजी को समझने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दादाजी ने उसकी एक नहीं सुनी थी, जिसके चलते ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ को ईशानी से शादी करनी पड़ी थी। हालांकि ईशानी उससे मिलने के लिए आई थी शादी से पहले, लेकिन ईशानी ने भी उसे टाइम पर अपने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, क्योंकि रिवाज के हिसाब से वह लोग शादी से पहले एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे। सब कुछ बहुत ज्यादा रोमांटिक और परफेक्ट था, लेकिन कुछ ठीक नहीं था, तो वह था सिद्धार्थ का मूड। उसे अपने बिस्तर पर बैठी हुई ईशानी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने लंबे लंबे कदम लेकर ईशानी की तरफ जाता है और एक झटके में ही उसका घूंघट उसके चेहरे से हटा देता है। ईशानी इस हरकत से एकदम से हैरान रह जाती है और अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। सिद्धार्थ जैसे ही उसका घूंघट उठाता है, ईशानी का खूबसूरत और मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। उसकी खूबसूरती में तो एक पल के लिए सिद्धार्थ भी खो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि यह उसका प्यार नहीं बल्कि कोई और लड़की है, जिसने कि उसके प्यार की जगह ले ली है। सिद्धार्थ जब ईशानी को इस तरह से घबराया हुआ और मासूम सा चेहरा देखता है, तो उसे पर तरस आने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह वापस से कठोर हो जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर बैठने की? तुम्हें क्या लगा था कि तुमने मुझसे शादी कर ली है तो तुम सच में मेरी पत्नी बन जाओगी? कभी नहीं, मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मेरे दादाजी की जिद थी। अगर उन्होंने मुझे शादी करने के लिए फोर्स नहीं किया होता तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। ईशानी, जो अब तक अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी, अचानक से सिद्धार्थ की आवाज सुनकर और उसकी बातें सुनकर एकदम से अपनी आंखें खोल देती है। सिद्धार्थ की बातें सुनकर ईशानी की आंखों में बहुत पहले ही आंसू आ गए थे, और वह रोते हुए ही बोलती है, सिद्धार्थ, आप की कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप हमसे प्यार नहीं करते थे या फिर हमें पसंद नहीं करते थे, तो जब हम आपसे मिलने के लिए आए थे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंसते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देता तब भी तुम यह शादी करती। आखिर तुम्हारी जैसी एक अनाथ लड़की को इस तरह से राजघराने में शादी करने का मौका मिलेगा तो वह क्यों ही छोड़ देगी?
अपना ना ये भोली बनने का नाटक मेरे दादाजी के सामने करोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारा ये पैतरे कोई काम नहीं आने वाले हैं। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए बेवकूफ उसे बनाना जो कि तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आ जाए और तुम्हारी यह भोली शक्ल देखकर तुम पर विश्वास कर ले। ईशानी उसकी बात सुनो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वह अपनी जगह से खड़ी होकर सिद्धार्थ की तरफ देखती और बोलती है, नहीं सिद्धार्थ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं कभी आपसे शादी नहीं करती। उसकी यह बात सुनकर सिद्धार्थ गुस्से से बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता हूँ। लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो एक काम करो, मुझे डाइवोर्स दे दो और चली जाओ यहाँ से। मैं वादा करता हूँ अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम्हें जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं होगी। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ अपना हाथ आगे बढ़कर उसकी मांग में भरे हुए सिंदूर को पोंछने ही वाला होता है कि ईशानी उसे एकदम से धक्का देकर अपने से दूर कर लेती है और उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोलती है, सिद्धार्थ क्या पागल हो गए हैं? यह क्या कर रही हो आप? माना कि आपने मुझे अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दो। ये हक मैं आपको कभी नहीं दूंगी। उसकी बातें सुनकर और अचानक से धक्का लगने की वजह से सिद्धार्थ 2 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन अगली ही पल वह जोर जोर से हंसने लगता है और फिर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोलता है, देख आ गई ना तुम्हारी सच्चाई। क्या कहा था अभी अभी तुमने मुझे कि अगर मैं तुम्हें बता दिया होता कि मैं किसी और से प्यार करता हूं तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। और अब जब मैं तुम्हें बता दिया है और मैं तुम्हें खुद इस रिश्ते से आजाद करने के लिए कह रहा हूं, तो तुम इस तरह से पीछे हट रही हो। यही है तुम्हारी असलियत। अपना ज्यादा ये सभी सावित्री बनने का नाटक मेरे सामने मत करो। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें इस वक्त अपने रूम से नहीं निकल सकता हूं और ना ही मैं खुद जा सकता हूं। इसलिए चुपचाप से पड़ी रहो यहाँ पर। लेकिन अपने ख्यालों में भी कभी यह मत सोच लेना कि तुम मेरे साथ कभी एक रूम शेयर कर सकती हो। कुछ नहीं हो तुम मेरी। मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का हक कभी नहीं दूंगा। ये हक सिर्फ मेरे प्यार का रहेगा, जिसे मैं तुम्हारी वजह से खो दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ही वह मेरी लाइफ में वापस आएगी। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ 1 किलो उठना है और वहां से बालकनी की तरफ चला जाता है और सोफे पर बैठकर आराम से सो जाता है। वही ईशानी जमीन पर बैठकर रोने लगती है, जिसकी आवाज सिद्धार्थ भी सुन रहा था। लेकिन शायद उसे ईशानी के रोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह खुद इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। फ्लैशबैक ओवर। सिद्धार्थ यह सब सोते हुए ईशानी को देख रहा था और दिन में कहीं हुई उसकी बातों को भी याद कर रहा था। पिछले 2 सालों से वह उसके साथ रह रहा था, लेकिन ईशानी ने कभी भी उसे अपनी पत्नी होने का हक नहीं मांगा था। तब भी जब भी मौका मिलता था वह उसे हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें करता था जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे, जिसका सिद्धार्थ को एहसास ही नहीं हुआ है कि वह कितना ज्यादा गलत करता था ईशानी के साथ। लेकिन आज सच में ईशानी ने वह कर ही दिया जो वह हमेशा से चाहता था। लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं थी, उसके दिल में एक अजीब सा डर था। अगली सुबह सिद्धार्थ हमेशा की तरह सुबह उठकर जिम के लिए निकल गया था और जब वह वापस आता है तो वहां पर उसे ईशानी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है, जिससे वह समझ जाता है कि शायद ईशानी इस वक्त बाथरूम में ही है। वह जाकर अपना मोबाइल लेकर रूम में रखे हुए सोफे पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल उठाकर ईमेल चेक करने लगता है। वह अभी यह सब कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर रूम में रखे हुए ड्रेसिंग टेबल पर जाती है, जहां पर ईशानी का मेकअप का सामान और साथ में कुछ जरूरी चीज रखी हुई थी। लेकिन सिद्धार्थ की नजर वहां पर रखे हुए मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी पर जाती है।
तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है, जहां से ईशानी अपने गीले बालों के साथ बाहर आ रही थी। उसके लंबे घने काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे और गीले होने की वजह से उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। ईशानी ने इस वक्त एक डार्क पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और साथ में उसने फुल स्लीव ब्लाउज पहना हुआ था। साड़ी में से उसकी पतली गोरी कमर झांक रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वह अभी अभी नहाकर आई थी, जिसकी वजह से उसका गोरा शरीर हल्का हल्का गुलाबी दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ तो उसमें कहीं खो सा जाता है और वह जो काम कर रहा था उसे भूलकर बस एकटक ईशानी को ही देखता रहता है। ईशानी ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि सिद्धार्थ अभी भी वहां पर मौजूद है। वह आराम से चलते हुए जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है और हेयर ड्रायर से अपने बालों को सूखने लगती है, जिससे उसके लंबे बाल हिल रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। न्यू स्टोरी प्रमोशन। लव अगेन स्टार्ट विथ फोर्स मैरिज। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी के चलते उसने ना चाहते हुए भी उसका दिल तोड़ दिया था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीद कर उससे शादी की थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है, जहां से ईशानी अपने गीले बालों के साथ बाहर आ रही थी। उसके लंबे घने काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे और गीले होने की वजह से उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। ईशानी ने इस वक्त एक डार्क पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और साथ में उसने फुल स्लीव ब्लाउज पहना हुआ था। साड़ी में से उसकी पतली गोरी कमर झांक रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वह अभी अभी नहाकर आई थी, जिसकी वजह से उसका गोरा शरीर हल्का हल्का गुलाबी दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ तो उसमें कहीं खो सा जाता है और वह जो काम कर रहा था उसे भूलकर बस एकटक ईशानी को ही देखता रहता है। ईशानी ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि सिद्धार्थ अभी भी वहां पर मौजूद है। वह आराम से चलते हुए जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है और हेयर ड्रायर से अपने बालों को सूखने लगती है, जिससे उसके लंबे बाल हिल रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ईशानी आराम से ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे हुए चेयर पर बैठ जाती है और अपना डेली रूटीन करने लगती है। वह अपना मेकअप करती है, काजल लगाती है, सब करती है, लेकिन वह अपना मंगलसूत्र और सामने रखी हुई सिंदूर की डिब्बी को हाथ तक नहीं लगती है। सिद्धार्थ यह सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में यह उम्मीद थी कि ईशानी उन सुहाग की निशानियां को पहने। लेकिन उसकी उम्मीद टूट जाती है जब अपना बैग उठाती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। उसने अभी सिद्धार्थ पर ध्यान नहीं दिया था। जब सिद्धार्थ उसे ज्यादा हुआ देखा है तो वह उसे बोलना है, गुड मॉर्निंग निशानी। उसकी बात सुनकर रिश्ता, जो कि कमरे से बाहर जा ही रही थी, पीछे मुड़कर देखती है तो एक पल के लिए वह हैरान ही रह जाती है, क्योंकि आरव इस वक्त जिंक से आया था, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था। ऊपर से उसने इस वक्त नॉर्मल सिंगलेट और साथ में लूज पैंट पहना हुआ था, जिससे उसकी बॉडी और भी ज्यादा डिफाइन लग रही थी। लेकिन ईशानी अपने आप को संभाल लेती है और उसकी तरफ कोर नजरों से देखते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग में ऐसा भी क्या अच्छा है जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हो आप? आज से पहले तो आपने कभी मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया है, तो आज ऐसा क्या हो गया? कहीं आपकी वह नव्या तो दिखाई नहीं दे रही है आपको, जिसकी वजह से आप अच्छा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो उसके सामने? अगर ऐसा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। सिद्धार्थ को उसकी बातें सुनकर बुरा तो लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी बातों का क्या जवाब दिया जाए। ऊपर से उसे एक बात बोलनी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बोले। ईशानी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वापस से रूम से बाहर जाने ही वाली होती है
कि तभी एक बार फिर से उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई देती है। ईशानी, शायद तुम कुछ बोल रही हो। उसकी बात सुनकर ईशानी एक बार फिर से पीछे पलटकर देखती और अपनी एक आईब्रो कुछ खाकर उसकी तरफ देखने लगती है, जैसे कि पूछ रही हो कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। सिद्धार्थ भी उसका इशारा समझ जाता है, इसलिए वह बोलता है, वह तुम्हारा मंगलसूत्र और सिंदूर रह गया है। ये बात सुनकर ईशानी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए ही बोलती है, मिस्टर सिद्धार्थ, शायद आप भूल रहे हैं कि सिंदूर और मंगलसूत्र सुहाग की निशानियां होती है, जिसे सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए या फिर उनकी सलामती के लिए पहनती है। और एक रीजन ये भी होता है कि बाकी सबको वह बता सके कि वह किसी एक की है जिससे वह प्यार करती है। लेकिन हमारे केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप ही ने कहा था कि आपकी शादी जबरदस्ती हुई है। आपको मुझसे शादी दबाव में आकर करनी पड़ी थी। पिछले 2 सालों से मैं शादी को निभाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मैं भी थक गई हूँ। इसलिए जैसा कि आप चाहते थे इस रिश्ते से आजाद होना, वह अब मैं कर दिया है। तो क्या अभी आपको ये लगता है कि मुझे इस तरह की चीजों को पहनना चाहिए? इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इस सिंदूर और मंगलसूत्र को ले लीजिए क्योंकि आपने ही मुझे दिया था। और जाकर अपने प्यार को पहना दीजिए, अब मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना बोलने के बाद वह वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन वह बाहर निकलते उससे पहले ही एक बार फिर से मुड़कर सिद्धार्थ की तरफ देखती है और बोलती है, वैसे मेरी मॉर्निंग तो गुड नहीं है, लेकिन आपकी मॉर्निंग जरूर गुड है। इसलिए गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। इतना बोलने के बाद वह फाइनली वहां से चली जाती है। सिद्धार्थ बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। उसकी बातें सुनकर उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था, जिसका कारण उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। सिद्धार्थ फिल्म वहां से उठकर बाथरूम में चला जाता है अपने कपड़े लेकर और थोड़ी ही देर में बाहर आ जाता है। तैयार होकर वह हमेशा की तरह अपने दादाजी के रूम में जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाला होता है, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, दादरी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन अब सच में इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं आपको चाहकर भी नहीं बता सकती हूँ कि मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं एक बात अब बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि अगर मैं इस रिश्ते को निभाते निभाते अपनी पूरी उम्र भी गुजर दूंगी, तभी सिद्धार्थ इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। आप हमेशा कहते थे कि इंसान वक्त के साथ साथ बदल जाता है। आप सच कहते थे, मैं सिद्धार्थ को तो नहीं बदल पाए, लेकिन अपना खुद बदल गई हूँ। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए सोचूंगी और अपने लिए ही सोचूंगी। मैं यहाँ पर रह रही हूँ वह भी सिर्फ आपकी वजह से ही है। जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यह आवाज ईशानी की थी, जिसे सिद्धार्थ रूम के बाहर खड़ा हुआ ही सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर वह एक बार फिर से दुखी हो जाता है। थोड़ी देर में उसे वापस से आवाज सुनाई देती है, अच्छा दादाजी, अब मैं चलती हूँ। मुझे सच में बहुत ज्यादा काम है। हमेशा की तरह पहले मैं आश्रम जाऊंगी, उसके बाद अपने काम पर आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं रात को मिलती हूँ। उसकी बात सुनकर बाहर खड़ा हुआ सिद्धार्थ एक पल के लिए चौंक जाता है। फ्लैशबैक, क्या ईशानी आश्रम जाने के साथ साथ कहीं और भी जाती थी? तभी उसे याद आता है कि उसकी छोटी माँ ने उससे कहा था, जब वह शादी के 2 दिन बाद घर पर वापस आया था, तब घर में उसे सारे लोग दिखाई दिए थे, लेकिन नहीं दिखाई दिया था तो वह थी ईशानी। सिद्धार्थ को ईशानी की कोई फिक्र तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ का नाम उसके नाम से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपनी छोटी माँ से उसके बारे में पूछा था, छोटी माँ, क्या आपको पता है कि ईशानी कहाँ पर गई है? मैंने नौकरों से पूछकर देखा तो उन्होंने बताया कि वह सुबह से ही बाहर है और वह कल भी बाहर गई थी और रात को ही वापस आई थी।
क्या हुआ, आपको कुछ बात कर गई है? उसकी बात सुनकर वैदेही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे वह तुरंत ही छुपा लेती है और अपना भोला सा चेहरा बनाकर सिद्धार्थ की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ बेटा, ईशानी बेटा कल और आज बाहर गई थी और रात को ही वापस आई थी। जब कल वह बाहर गई थी तो हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि वह आश्रम जाती है। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आश्रम में जाना तो ठीक बात है, लेकिन पूरे पूरे दिन आश्रम में ही रहना ये बहुत गलत बात है। वैदेही जी एक नजर सिद्धार्थ की तरफ देखती है, जो कि थोड़ा गुस्से में नजर आ रहा था। उसने अपनी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन यह शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी और पूरी दुनिया के सामने ईशानी उसकी वाइफ थी। ईशानी सिर्फ उसकी वाइफ ही नहीं बल्कि जयपुर की हुक्मरानी सा भी थी। वैदेही ने सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा साफ देख लिया था, इसलिए थोड़ा और नाटक करते हुए बोलती है, वैसे सिद्धार्थ आप उसे पर ज्यादा गुस्सा मत करना, क्योंकि आपने पहले ही अपने इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया है तो बेचारी बहुत ज्यादा दुखी है। अगर आप उन पर और गुस्सा करोगे तो वह टूट जाएगी। इसलिए हो सके तो आप उनसे शांति से बात करेगा और उससे आश्रम में पूरा पूरा दिन रहने से मना कर दीजिएगा। उसे दिन सिद्धार्थ ने पूरे दिन ईशानी का वेट किया था। रात के 8 बजे जब ईशानी महल लौट के वापस आई थी तो सिद्धार्थ उसके रूम में ही बैठा उसका इंतजार कर रहा था। ईशानी जब सिद्धार्थ को अपने रूम में बैठा हुआ देखते हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, क्या आपको हमसे कोई काम था? ईशानी में सिद्धार्थ से यह बात बहुत की मीठी आवाज में कही थी और वह बहुत खुशी थी, क्योंकि पूरे 2 दिन बाद उसने सिद्धार्थ को देखा था। वह और ज्यादा खुश हो पाती उससे पहले ही उसे सिद्धार्थ की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, क्या मैं जान सकता हूं कि पूरे पूरे दिन आश्रम में रहकर तुम क्या करती हो? माना कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इस तरह से पूरा पूरा दिन महल से बाहर रहोगी। अगर महल से बाहर यह बात जाएगी कि उनकी हुक्मरानी सा पूरा पूरा दिन इस तरह से आवारागर्दी करते हुए घूमती है, तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा और मेरे खानदान का जरूर नाम बदनाम होगा। सिद्धार्थ की इतनी कड़वी बात सुनकर ईशानी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। वह उसकी बातों का जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन सिद्धार्थ उसकी तरफ घूरकर देखता है और बोलता है, देखो ईशानी, मुझे नहीं पता है कि तुम पहले कैसी थी और क्या करती थी, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें इस महल के कायदे कानून को मनाना होगा। और अगर इन कानून को नहीं मान सकती हो तो तुम महल छोड़कर जा सकती हो। उसकी यह बात सुनकर ईशानी की आंखों में जो आंसू आए थे वह एक बार फिर से बहने लगते हैं और वह जो बात सिद्धार्थ से बोलने वाली थी वह नहीं बोलता है। सिद्धार्थ भी बिना किसी एक्सप्लेन के वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिनों से दोबारा से पता चलता है कि ईशानी फिर से महल से बाहर गई है, जिससे सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वह इस बार ईशानी से कुछ भी नहीं कहता है, ये सोचकर क्योंकि वह उसकी पत्नी है, लेकिन नहीं उसका उस पर कोई हक है और ना ही ईशानी का उस पर। फ्लैशबैक ओवर। सिद्धार्थ को अब अपनी की हुई गलती पर पछतावा हो रहा था। आखिर उसने ईशानी से इस बारे में बात क्यों नहीं की थी? कम से कम हो उसको इस तरह से नीचे नजरों से तो नहीं देखा अगर उसे पता होता तो। लेकिन अब शायद पछताने के लिए बहुत देर हो गई थी। वह आज दादरी से बिना मिले ही ऑफिस के लिए निकल जाता है और आज वह ब्रेकफास्ट करने के लिए भी नहीं रुकता है।